हेलो स्टूडेंट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन अ गिवन सिचुएशन। हमने दो ब्लॉक लिया था 4 kg एज वेल एज 2 kg, और इसके ब्लॉक और इस टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0.4 था। तो हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 60 न्यूटन, जबकि ड्रैगिंग फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन लग रहा है और टेंशन हमारा 20 न्यूटन है जब यह 4 kg और 2 kg ब्लॉक रेस्ट में था। और तब हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला था एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 2/3। नाउ लेट अस टेक अनदर सिचुएशन, और एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। इस बार हमने सिचुएशन में क्या लिया कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स in given situation यानी दिया हुआ सिचुएशन में हमें फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू को निकालना है। और सिचुएशन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास फुली सेम क्वेश्चन अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, और इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास है 0.4। लेकिन इस बार यह ब्लॉक इंस्टेड ऑफ 2 kg यह 1 kg ब्लॉक से अटैच है। अगर यह ब्लॉक, एज्यूम कीजिए कि अगर यह ब्लॉक और यह ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 1g नीचे की तरफ दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इमीडिएटली यहाँ इस ब्लॉक, इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स लगना स्टार्ट, और यह टेंशन फोर्स T इक्वल टू 10 न्यूटन इस 4 kg ब्लॉक को आगे की तरफ ड्रैग करना स्टार्ट करेगा। इमीडिएटली फ्रिक्शन फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव ऑन दिस टेबल और नॉट। तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हम लोग निकालते हैं, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एन। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स 4g नीचे, ये कॉन्टेक्ट में है नॉर्मल ऊपर, तो म्यू इज जनरली इक्वल टू 0.4 इंटू 4 इंटू 10 एंड वी गेट 60 न्यूटन। नाउ इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि ड्रैगिंग फोर्स 10 न्यूटन है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में प्रोड्यूस हो सकता है दैट इज 60 न्यूटन, एंड इसीलिए दिस 4 kg ब्लॉक विल नॉट स्लाइड ऑन 2 kg। तो पहला कि 4 kg ब्लॉक विल not slide on horizontal surface, now the question arises कि क्यों नहीं स्लाइड करेगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन ड्रैगिंग फोर्स, और यह ड्रैगिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस करा है, दैट इज टेंशन फोर्स। तो क्वेश्चन राइजेज कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो हम जान रहे हैं क्या कि फ्रिक्शन फोर्स इज टोटली डिपेंडेड अपॉन फोर्स अप्लाइड। तो सिंस फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेड अपॉन फोर्स अप्लाइड, इसलिए यहाँ पर फोर्स अप्लाइड कौन प्रोड्यूस करा है, टेंशन फोर्स, दैट इज ड्रैगिंग फोर्स, टेंशन है यहाँ पर, एंड T इज जनरली इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस किसके बीच में, बिटवीन दिस ब्लॉक एज वेल एज सरफेस। और यह T चूंकि हमारे पास 10 न्यूटन है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा, 10 न्यूटन, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस विल बी 10 न्यूटन। जितना हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्ट उसी तरह से उसी पर निर्भर करेगा, और उतना ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। वी कैन टेक अनदर सिचुएशन। फिर यहाँ से क्वेश्चन राइज हो रहा है क्या कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी फाइंड, अगेन हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड आउट मिनिमम force
required to move the block. सपोज ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल सरफेस और रफ हॉरिजेंटल सरफेस और इस पे हमने m मास का किसी ब्लॉक को रख दिया एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में हमारे पास म्यू है. नाउ find out the minimum force needed required to move the block on the surface, and the minimum force must be applied parallel to the horizontal surface. तो मान लिया कि लेट आंसर देते समय लेट F is equal to minimum force needed, let F is equal to minimum force applied, parallel to the horizontal surface, parallel to horizontal surface. यानी हमने यहाँ पर F फोर्स को अप्लाई किया. अगर यह सरफेस स्मूथ होता तो इस फोर्स के कारण यह ब्लॉक आगे की तरफ मूव करता. इमीडिएटली फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कितना प्रोड्यूस हो सकता है, तो दैट विल बी द मैक्सिमम, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज जनरली इक्वल टू म्यू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg इधर, नॉर्मल n इधर, and therefore n is generally equal to mg, and therefore maximum value of limiting friction is equal to mu mg, and this is the value of limiting friction, maximum value of limiting friction, and this much force is needed, and therefore external force needed is generally equal to कितना, this is the mu mg. कम से कम इतना फोर्स चाहिए in order to slide the block in forward direction. We can take another situation कि हमने एक दूसरा सिचुएशन लेके चलते हैं कि कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर. क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक. दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक, एंड थर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 0.5 kg ब्लॉक. यानी 3 सिचुएशन हमारे पास हैं. ना यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि वेदर दिस 2 ब्लॉक आर स्लाइडिंग ऑन दिस सरफेस और नॉट. तो अगर हमारा यह सिस्टम, यह ब्लॉक और यह ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में होता, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स 0.5 g नीचे की तरफ लगता, एंड दैट इज जनरली इक्वल टू 0.5 × 10, एंड दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन. ये हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स, दिस 5 न्यूटन फोर्स विल एक्ट ऑन दिस ब्लॉक, ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसके कारण इसके ऊपर टेंशन फोर्स भी इतना ही प्रोड्यूस होने की चांस है, और इस ब्लॉक को 5 यानी दिस टी क्या करेगा, इसको ड्रैग करने की कोशिश करेगा. इमीडिएटली 1 kg ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर लगना स्टार्ट हुआ, और यह फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो सकता है, Fr1 इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी लिमिटिंग. सबसे पहले मैं लिमिटिंग ले रहा हूँ, सबसे पहले हमें चेक करना है कि यह 1 kg ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा. तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक और इस टेबल के बीच में क्या है, म्यू एन. म्यू इज जनरली इक्वल टू 0.2, और एन हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, 1 g, एंड दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन. चूंकि यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, 1 kg ब्लॉक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन ओनली. 2 न्यूटन 4 न्यूटन, एंड देयरफॉर these 2 block will slide since maximum value which act opposite to the direction of motion, maximum value यानी maximum value of friction force which act opposite to the direction of
opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion is 2 plus 2 यानी 2 plus 2 that is equal to 4 Newton, and this 4 Newton is less than this tension force which is generally equal to 5G, and therefore this block and this block will slide on the horizontal surface, and therefore this 1 kg and 1 kg, these two block resting on the horizontal table, therefore two block resting on horizontal table will slide. इसीलिए जो दो ब्लॉक जो इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे हैं, अब ये क्या करेंगे, इट हैज टेंडेंसी टू स्लाइड। जैसे ही यह ब्लॉक और यह ब्लॉक स्लाइड करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि अब ये टेंशन हमारा 5 न्यूटन है, दिस विल स्लाइटली ड्रॉप या विल बी डिफरेंट। तो अब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो हम ऑलरेडी जाना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास टू बी पुल्ड। यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स हमारे पास क्या है 5 माइनस यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है 2 न्यूटन और यहाँ पर भी 2 न्यूटन, एंड कितना मास हमारा खिंचा रहा है 0.5 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2.5। तो एक्सेलरेशन इज जनरली इक्वल टू 1/2.5 0 दैट इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स, और पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था कि द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक। तो चूंकि एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, इसीलिए इस 1 kg और 1 kg ब्लॉक का हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक। चूंकि हमें टेंशन निकालना है कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक, यानी इस 1 kg ब्लॉक को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसके बीच में हमें टेंशन फोर्स निकालना है। तो आप इमीडिएटली यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन मालूम है, तो हमने क्या किया कि 0.5 kg ब्लॉक को अलग कर दिया, तो यहाँ पर 0.5 G विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड और यहाँ पर टेंशन T ऊपर हमने, और यह ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है किससे 0.4 से। तो इसके लिए मैं फोर्स इक्वेशन बना रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू 0.5 G माइनस T इज इक्वल टू 0.5 इंटू A, और ये हमारे पास 5 माइनस T इज इक्वल टू 0.5 और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 0.4। तो 5 माइनस ये हमारे पास T इक्वल टू 0.2, और जैसे ही इस वैल्यू को इधर आया तो 5 माइनस 0.2 इज जनरली इक्वल टू T एंड दिस विल बिकम 4.8 न्यूटन इज जनरली इक्वल टू T। हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गया ना, हमें इस ब्लॉक को जो कनेक्ट कर रहा है उसमें भी हमें टेंशन चाहिए। तो अब मैंने इस ब्लॉक को आइसोलेट कर लिया 1 kg ब्लॉक को। इमीडिएटली आप 1 kg ब्लॉक को आइसोलेट कीजिए। यहाँ पर हमारे पास टेंशन T डैश, और यहाँ पर फ्रिक्शन हमारे पास कितना लग रहा है दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन, और यह ब्लॉक आगे की तरफ किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो दैट इज इट इज एक्सेलरेटिंग विथ एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड, और इसलिए यहाँ पर T डैश माइनस 2 न्यूटन इक्वल टू इसका मास और यह एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 0.4। जैसे ही सिंप्लीफाई किए T डैश इज जनरली इक्वल टू 0.4 और ये टर्म इधर आया +2, दिस विल बिकम 2.4 न्यूटन। तो टेंशन फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग दिस टू ब्लॉक, जो रस्सी जो स्ट्रिंग इस दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है, इसके बीच में हमारा टेंशन फोर्स कितना लग रहा है दैट इज 2.4 न्यूटन। लेकिन हमारे पास 1 kg और 0.5 kg को जो ब्लॉक कनेक्ट कर रहा है, इसके बीच में हमारा टेंशन फोर्स कितना लग रहा है दैट इज इक्वल टू 4.8 न्यूटन। क्लियर? नाउ वी कैन इजिली डिस्कस अनदर प्रॉब्लम, और हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम है एज शोन इन फिगर।
ये हमारे पास है क्या कि अ ब्लॉक स्लाइड डाउन अ इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री with the horizontal starting from rest and it cover 8 meter in first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the two block. तो ये हमारे पास inclined plane and this inclined plane is making an angle 30 degree with horizontal and we have a block slide down the inclined surface of inclination 30 degree. तो इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रखा. लेट एम बी द मास ऑफ दिस ब्लॉक, हमारे पास मेंशन नहीं है, लेकिन यह ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, और दिस कवर यह नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एस इजकल टू 8 मीटर, कितना समय में, तो दैट इज टी इजकल टू 2 सेकेंड में. तो आप ये बताइए कि इस ब्लॉक और इस इंक्लाइन सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है. क्वेश्चन है क्या कि एक ब्लॉक जो है किसी इंक्लाइन सरफेस में रेस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और वह 8 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकेंड में. तो आप ये बताएं कि इस ब्लॉक और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है. तो आप थिंक कीजिए कि अगर यह सरफेस स्मूथ होता, अगर यह सरफेस स्मूथ होता तो एम जी साइन थीटा दैट इज एम जी साइन 30 डिग्री के कारण यह नीचे की तरफ स्लाइड करता. लेकिन सरफेस स्मूथ नहीं, रफ है, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. और जब भी बॉडी स्लाइड कराए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल है. तो हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी हमारा इधर, नॉर्मल इधर, और इसी का एक कंपोनेंट हमारा एम जी साइन थीटा इधर लगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा एम जी कॉस 30 इस डायरेक्शन में, और मेंटली इसका एग्जिस्टेंस खत्म. नाउ यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली इक्वल टू म्यू एन, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू, और एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, एम जी कॉस 30. हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए. चूंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो यह फोर्स इससे ज़्यादा है, कितना, तो दैट इज एम जी साइन 30 माइनस फ्रिक्शन इज जनरली इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक और एक्सेलरेशन. एम जी साइन थीटा का वैल्यू हाफ माइनस फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, म्यू एम जी, एंड कॉस 30 का वैल्यू अंडर रूट 3/2 दैट इज इक्वल टू m इंटू ए. एम गेट कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, g/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो दैट इज 1 माइनस म्यू अंडर रूट 3 इक्वल टू a, एंड लेट दिस बी इक्वेशन 1. अगर हम एक बार दैट इज इक्वल टू a, अगर हम एक बार एक्सेलरेशन के वैल्यू को निकालते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम आसानी से निकाल सकते हैं. नाउ प्रॉब्लम रिड्यूस टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो उसके लिए क्लू क्या दिया हुआ है कि यह ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है 8 मीटर 2 सेकेंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है. तो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर रहा हूँ. अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या, एस इज जनरली इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पर u तो हमारे पास 0 है और t हमारे पास दिया हुआ है 2 सेकेंड, और s हमारे पास कितना है, दैट इज 8 मीटर. तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज 8 इज जनरली इक्वल टू दिस विल बिकम 0, हाफ a और t का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, दिस गेट कैंसिल, और यहाँ से देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम एक्सेलरेशन के वैल्यू को यहाँ डाल रहे हैं. ये हमारे पास इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर रहे हैं. पुट 2 इन इक्वेशन 1, तो जैसे ही डाल रहे हैं दैट इज g/2, और g/2 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 5, 1 माइनस, हमने g का वैल्यू 10 लिया तो 1 माइनस म्यू अंडर रूट 3, और ये आपके पास हो गया 4. तो दैट इज 1 माइनस म्यू अंडर रूट 3
म्यू अंडर रूट 3 इक्वल टू 4/5, इस टर्म को हम इधर लेके आ रहे हैं, इस टर्म को इधर, तो दैट विल बिकम 1 माइनस 4/5 इक्वल टू म्यू अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट 3 is generally equal to म्यू. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और प्लस फ्रिक्शन लॉ ऑफ मोशन तीनों का कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड विथ इट. स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को अब हम लोग ले रहे हैं, जिसमें हम लोग ये विजुअलाइज करेंगे कि किस तरह से अगर फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहा है. इसके लिए मैं एक सिचुएशन को लेकर चल रहा हूँ, और सिचुएशन है क्या कि मान लिया कि हमारे पास 2 kg block slide down the inclined plane making an angle 30 degree with horizontal. यानी हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है जो स्लाइड टू, यानी हमने क्वेश्चन क्या लिया, यहाँ क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass 2 kg slide down the inclined plane, slide down the inclined plane making an angle 30 degree with horizontal. What is the parallel force needed? Find parallel force needed to move the block up the inclined plane. If coefficient of friction between this block and inclined plane is 0.2. यानी हमारे पास क्वेश्चन है कि a block of mass 2 kg is kept on a rough inclined plane making an angle 30 degree with horizontal. इस ब्लॉक के ऊपर हम कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करें पैरेलल टू दिस इंक्लाइन प्लेन, ताकि यह ब्लॉक मूव करे अप द इंक्लाइन प्लेन इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में हमारा कितना है, दैट इज 0.2. सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि वेदर दिस ब्लॉक विल मूव अप, इन विच डायरेक्शन द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट. तो आप थिंक कीजिए कि अगर यह सरफेस स्मूथ होता तो यह ब्लॉक ग्रेविटेशनल फोर्स 2g sin 30 के कारण यह नीचे की तरफ स्लाइड करता है इमीडिएटली फ्रिक्स, लेकिन सरफेस हमारा स्मूथ नहीं, रफ है, तो इस फोर्स के कारण फ्रिक्शन फोर्स यह 2 kg ब्लॉक और इंक्लाइन सरफेस के बीच में लगना स्टार्ट हो जाएगा. किधर? तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस. सबसे पहले चेक करते हैं कि यह मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन यह कितना है. तो दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन हियर, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज जनरली इक्वल टू म्यू एन, और n इज नथिंग, इधर हमारे पास 2g cos 30 और इधर नॉर्मल हमारे पास दैट इज 2g इधर की तरफ लग रहा था 30, दिस इज 30, और ये हमने मेंटली इसका एग्जिस्टेंस खत्म. तो म्यू इज जनरली इक्वल टू 0.2 इंटू 2g cos 30 दैट इज इक्वल टू 4 and cos 30 is equal to under root 3/2, that is equal to 2 root 3, and that is equal to 1.7, that is equal to 3.4 न्यूटन. लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2g sin 30 है. यह 2g sin 30 का वैल्यू क्या है? ऑल्सो 2g sin 30 is generally equal to 10 into 1/2 get cancelled and this is equal to 10 न्यूटन. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2g sin 30 हमारा ग्रेटर है किससे? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, एंड देयरफॉर दिस ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड. इस ब्लॉक में टेंडेंसी है कि यह स्लाइड करके नीचे की तरफ जाए. लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या
फाइंड द पैरेलल फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। तो इसके लिए नाउ एक्सटर्नल एजेंट, मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूँ, मैंने इसके ऊपर एक पैरेलल फोर्स अप्लाई कर दिया F, दिस इज द पैरेलल फोर्स नीडेड। तो हमने अभी यह फोर्स अप्लाई करके जस्ट इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड करने से रोका है। तो दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट बट हैज टेंडेंसी, स्टिल इट हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड। ये यहाँ पर रेस्ट में है लेकिन टेंडेंसी है इस ब्लॉक को कि नीचे की तरफ ही स्लाइड करके जाए। अगर अब मैं जैसे जैसे इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाऊंगा, दिस फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, फ्रिक्शन फोर्स विल डिक्रीज। तो सबसे पहले लेट एफ बी द फोर्स अप्लाइड, हमने मिनिमम फोर्स अप्लाई किया, यहाँ फोर्स यह वेरिएबल है। तो लेट एफ बी द फोर्स अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप द ब्लॉक, जो पहले नीचे की तरफ जा रहा था उसको नीचे जाने से हमने जस्ट रोका, बट दिस ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड। तो लेट एफ बी फोर्स अप्लाइड ऑन block up the inclined plane, up the inclined plane, but this block has tendency to slide downward only। तो अभी इस पोजीशन पर हम लिख सकते हैं F प्लस फ्रिक्शन और दिस मस्ट बी इक्वल टू 2g sin 30। F प्लस यह फ्रिक्शन मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 3.4 न्यूटन और ये 2g sin 30 हमारे पास 10 न्यूटन है। तो दैट इज F इज जनरली इक्वल टू 10 माइनस 3.4 एंड दिस इज जनरली इक्वल टू 6.6 न्यूटन। ये हमने फोर्स अप्लाई किया। इस फोर्स अप्लाई करने से जो यह ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था, यह नीचे की तरफ स्लाइड करने से रुक जाएगा, बट इट स्टिल हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड ओनली। अब हमने क्या किया, इस फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। नाउ एज दिस एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेज, एज एफ इंक्रीजेज, अब हमने 6.6 न्यूटन से 7 न्यूटन कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि यह ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, दिस ब्लॉक विल स्टिल रिमेन एट रेस्ट। अगर हम 8 न्यूटन तक लेके चले गए तो भी ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, जबकि हमको इसको ले जाना है अप द इंक्लाइन प्लेन। 9 न्यूटन में भी हो सकता है कि रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यह ब्लॉक जब ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रहा है तो वह एक्सटर्नल फोर्स किस चीज़ में अप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दिस फ्रिक्शन फोर्स जनरली डिक्रीजेज, एज एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेज फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज। And when फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज, कब तक, जब तक कि यह फ्रिक्शन फोर्स जीरो ना हो जाए। एज एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेज फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज टिल इट बिकम जीरो। एट दैट इंस्टेंट, उस समय जब हमारा इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया तो यह फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज होते गया एंड दिस बिकम जीरो। उस समय हमारा क्या देख रहे हैं कि एट दैट इंस्टेंट 2g sin 30 is generally equal to external force applied and 2g sin 30 is equal to 10 Newton is generally equal to external force applied. This is the external force. अब स्टिल यहाँ पर भी ब्लॉक इज एट रेस्ट पोजिशन ओनली, लेकिन नाउ इसका टेंडेंसी स्टिल अभी ऊपर की तरफ जाने का नहीं हुआ है, अभी तक F इक्वल टू 10 न्यूटन ही है। अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स को हम फर्दर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इज फर्दर इंक्रीज, इफ F increases, now the friction force will change its direction. As F increases, friction force increases and change its direction. Change its direction. अब जो फ्रिक्शन यह आग इधर की तरफ लग रहा था, अब यह फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द फ्रिक्शन फोर्स विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या होगा, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ये हमारे पास ब्लॉक
2g sin 30 हमारा 2g sin 30 हमारा इधर, और हमने एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया था दैट एक्सटर्नल फोर्स हमारा ऊपर की तरफ, और अब फ्रिक्शन फोर्स, नाउ द फ्रिक्शन फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग इन, जो हमारा पहले ऊपर की तरफ लग रहा था अब नाउ वह फ्रिक्शन हमारा नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो नाउ दिस एक्सटर्नल फोर्स F, this external force F must be equal to 2g sin 30 or plus friction, and that if this friction must be limiting, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई किए थे, हमारे पास 10 न्यूटन प्लस ए लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास कितना आया था, दैट इज यह लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास 3.4 न्यूटन आया है, तो दैट इज 3.4, तो यह एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या हुआ 13.4, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो हम अप्लाई करेंगे पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन टू मूव द ब्लॉक। स्टिल दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग नाउ, अब ये मूव करने के पोजीशन पे है। तो हम लोग यहाँ पर अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा भी इंक्रीज करूँगा, नाउ द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन। तो हमारे पास क्वेश्चन था क्या कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड पैरेलल फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। तो जो पैरेलल फोर्स चाहिए वो हमारा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच के सारे फोर्स हम कंसीडर करेंगे टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। क्लियर? ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।